नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ मेरी इसी चैनल पर जिसका नाम है प्रमुख स्टडी यूट्यूब चैनल। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से विषय हिंदी में सत्र 2 में पाठ चौथा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस पाठ के जो लेखक हैं उनका परिचय लेंगे। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकरदयाल शर्मा का जन्म भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की थी तथा एमए, एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। तो इस प्रकार इस पाठ के जो लेखक है श्री शंकर दयाल शर्मा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, 9वें राष्ट्रपति थे। अब हम देखेंगे हमारे पाठ के इस नायक के परिचय के बारे में। हमारे नायक इस पाठ के जो है लाल बहादुर शास्त्री, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगलसराय वाराणसी में हुआ था। उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 ताशकंद में हुई थी। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 19 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इस तरह हमारे जो पाठ के जो नायक है उनका ये छोटा सा परिचय था। अब हम इस पाठ को समझेंगे भी और साथ साथ पाठ का पठन भी करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ का पठन करेंगे। पाठ 4, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जुड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री की जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छुपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहां तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसीलिए मैं समझता हूं कि उन्हें केवल कर्मयोगी की बजाय निष्कर्म कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा।
अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहां तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनकी इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनके देखने से ही उन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूत द्वार के काम में अपने आप को लगाया। यहां से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहां से शास्त्री जी की जेल यात्रा जी शुरुआत हुई तो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी।
दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वही दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसीलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूं कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत के करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हें के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी ने भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। वे उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसीलिए लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं।
यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्य का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। विद्यार्थी मित्रों, पाठ के पठन के बाद हम पाठ की समझौती देखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री महान कर्मयोगी थे। वे भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनके लिए कर्म ही ईश्वर था। कर्म के प्रति बिना किसी फल की आशा किए वे पूरी तरह समर्पित थे। उनमें गीता के निष्काम कर्मयोगी के लक्षण देखे जा सकते हैं। शास्त्री जी के जीवन की मुख्य 3 बातें जो हमें भी जाननी चाहिए। पहली बात, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था होनी चाहिए। नंबर 2, उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्म योग का अनुसरण करना चाहिए। बात नंबर 3, कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। शास्त्री जी मानते थे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से कर्म करना जरूरी है। कर्म के प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए। शास्त्री जी के जीवन की कुछ विशेषताएं हैं। शास्त्री जी जो कहते थे वही करते थे। वे जो कुछ करते थे वह राष्ट्र के लाभ के लिए ही करते थे। वे विशिष्ट होकर भी सामान्य बने रहे। उनमें विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में घुल मिल गए थे। वे जीवन भर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे। वे स्वयं को कभी शासक न मानकर हमेशा जनता का सेवक ही मानते थे। शास्त्री जी ने अपने जीवन के दरमियान भारत देश के लिए बहुत कुछ सेवाएं की हैं, साथ साथ लोगों की भी सेवाएं की हैं। उसमें से एक सेवा का महत्वपूर्ण उदाहरण है लोक सेवा मंडल। शास्त्री जी सन 1926 में लोक सेवा मंडल के सदस्य बने और जीवन भर उसके सदस्य रहे। इस संस्था के द्वारा ही उन्होंने अछूतों के उद्धार का कार्यक्रम चलाया। शास्त्री जी ने अपने जीवन के दौरान कुछ जेल यात्राएं भी की हैं। इनमें से शास्त्री जी सन 1930 में नमक कानून तोड़ने के सिलसिले में वो प्रथम बार जेल गए थे। सन 1942 तक कुल मिलाकर वे 7 बार जेल गए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय दौरान विभिन्न अनुभव भी किए, जैसे कि सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। सन 1936 में उन्हें किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उसी की जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की, उसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। वे 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगरपालिका से भी जुड़े रहे। इस प्रकार विभिन्न पदों पर काम करते हुए उन्हें देहाती और शहरी जनता की विभिन्न समस्याओं से परिचित होने का अवसर मिला। सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए चुने गए। यह उनके संसदीय की जीवन की शुरुआत थी। इस तरह लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन के विभिन्न पदों पर विभिन्न अनुभव प्राप्त किए, जो प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के लिए सशक्त माने जाते हैं।
देश की स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर रहे। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग तथा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियां संभाली। हर पद पर रहकर उन्होंने अपनी प्रशासकीय क्षमता का परिचय दिया। उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक होता था। 19 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहकर उन्होंने उल्लेखनीय सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की। शास्त्री जी ने अपने अनुभवों को लेकर प्रजा को संदेश दिया है और उस संदेश में शास्त्री जी कहते थे कि आपका कर्म क्षेत्र कोई भी हो, सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं। संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी सौंपे हैं। आपको जब स्वतंत्रता मिली है उसका उपयोग देश और समाज के हित में होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी ये मैसेज और ये संदेश अपने जीवन में उतारना है। विद्यार्थी मित्रों, आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आपको जो ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारी जो चैनल है प्रमुख स्टडी यूट्यूब चैनल, इस चैनल को अभी तक जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आने वाले जो नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।